हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है किरोशन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आई होप आप सब बहुत अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे और सभी बहुत स्वस्थ होंगे। आज की बात करें तो आज हम क्लास शुरू करने वाले हैं। और जी हाँ, आप सबको जैसा पता है कि जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए या फिर सीसीआरयूएम या फिर एसवीआईएमएस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लेके आए हैं पेज सीरीज, जिसके अंदर आपको मिलेगी सारे कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज, साथ साथ में आपकी डेली क्लासेस और साथ साथ में अलग अलग प्रिपरेशन एग्जाम को कैसे क्रैक करना है उसके रिगार्डिंग आपको मेंटर किया जाएगा। ओके, साथ साथ में आज हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में और टॉपिक्स के बारे में। उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, तो उनके लिए हम लेके आए हैं टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर बच्चों को मिलेंगे 25 मॉडल पेपर। कितने? 25 मॉडल पेपर मिलेंगे। साथ साथ जो 10 ओल्ड आरआरबी के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, जो पिछले आरआरबी एग्जाम होते, तो 10 पुराने आपको आरआरबी के ओल्ड पेपर्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट आपको ये लैंग्वेज है, ठीक है, ये लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, यानी दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको पेपर मिलेगा। ओके, ये सब चीजें आपको मिलेगी ओनली 599 के अंदर, ओनली 599 के अंदर मिलेगी। इसके अलावा जो बच्चे जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं या ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं और उनको और स्पीड से कंप्लीट करना है, तो उनके लिए हम लेके आए आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर उनको मिलेगा लाइव डेली क्लासेस, साथ साथ रिकॉर्डिंग क्लासेस। अपार्ट फ्रॉम इट एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एग्जाम पैटर्न फोकस पूरा प्रिपरेशन कराई जाएगी। और ये सब चीजें आपको मिलेगी ओनली 4999 के अंदर, और इसकी वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 12 मंथ की। ओके, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट से बच्चों तैयारी शुरू कर दीजिए और लग जाइए। चलिए, तो आज हम भी शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और अपनी क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और हम ये सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, जैसे कम्युनिटी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो कुछ आसान कुछ थोड़े से डिफिकल्ट अलग टाइप के मैंने आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं। तो सबसे पहला सवाल आज सामने सबके सामने ये सबसे पहला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत जो हेल्थ प्रमोशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है। आप सबको पता होगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। लेवल ऑफ प्रिवेंशन मतलब क्या है? 4 लेवल होते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसके अंदर जो प्राइमरी प्रिवेंशन आता है, उसके अंदर हेल्थ प्रमोशन के अंदर क्या चीजें इंक्लूड है? तो ऑप्शन ए, रिहेबिलिटेशन और प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, स्क्रीनिंग टेक्निक एंड ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजीज, health education program, immunization of physical and nutritional fitness activities, and care of a diabetic client using insulin। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो आप सबको अगर जानकारी है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि प्राइमरी के अंदर क्या किया जा रहा है। प्राइमरी के अंदर क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं होता। प्राइमरी के अंदर होता है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन हम क्या करते हैं? जो लोगों की हेल्थ स्टेटस है उसको क्या करते हैं? हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं, साथ साथ हम उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, यानी कि इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे आप जैसे सभी ऑप्शन के अंदर देख रहे हैं, तो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण के द्वारा, और इसके साथ साथ फिजिकल और न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज से लोगों की हेल्थ क्या होगी? प्रमोट होगी। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आएगा? ऑप्शन सी, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन और फिजिकल एंड न्यूट्रिशन फिटनेस एक्टिविटीज इसके अंदर आएगी। ओके, अब रिहेबिलिटेशन की अगर बात करें तो ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा टर्सरी के अंदर। ओके, स्क्रीनिंग की अगर बात करें, अर्ली डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट, ये आएगा सेकेंडरी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये किसके अंदर है? ये है प्राइमरी। ओके, प्राइमरी प्रिवेंशन। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, in the prevention of communicable diseases, primary prevention results from, अगेन मैंने जो भी आपको चीजें एक्सप्लेन की है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन रिजल्ट फ्रॉम, प्राइमरी प्रिवेंशन किसके थ्रू होता है? ऑप्शन ए, इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन बी, अर्ली डायग्नोसिस, ऑप्शन सी, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, एंड ऑप्शन डी विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। तो इन चार ऑप्शन की अगर बात करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन किससे होगा? तो जैसा आप सबको पता है, प्राइमरी प्रिवेंशन किसके लिए किसके थ्रू करते हैं? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यानी टीकाकरण। तो इम्यूनाइजेशन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अर्ली डायग्नोसिस, आइसोलेशन, ये सब अलग लेवल के प्रिवेंशन के अंदर है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, DALY, ये वर्ड आपने कहीं सुना होगा, DALY। अब ये DALY क्या होता है? DALY का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ की अगर बात करें तो ऑप्शन ए डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ऑप्शन बी डिसेबिलिटी एडेप्टेड लाइफ ईयर्स, ऑप्शन सी डिजीज एडेप्टेड लाइफ ईयर्स एंड ऑप्शन डी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो आप सबको इसके बारे में जानकारी है, मैं आपको बता दूं। DALY का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो बीमार हो गया है, उसको कोई डिजीज हो चुकी है, डिसेबिलिटी हो गई है, तो उस डिसेबिलिटी के कारण उसकी जो जितनी जीवन है, उसकी जो उम्र है, जितने साल वो जीवित रहने वाला था, वो क्या हो गया है? कम हो गया है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, यानी कि ऑप्शन डी, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। की किसी भी परेशानी या किसी भी डिसेबिलिटी से ओके उस पर्सन की लाइफ या लाइफ ईयर्स क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। ओके ओके, डिसेबिलिटी का क्या हो गए? लाइफ ईयर्स क्या हो गए? कम हो गए हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं DALY, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलिवन इंडेक्स। अब ये सुलिवन इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, सुलिवन इंडेक्स की अगर बात करें, यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मीजर्स डिसेबिलिटी, ऑप्शन बी मीजर्स लाइफ ईयर्स एडजस्टेड विद डिसेबिलिटी, ऑप्शन सी मीजर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एडजस्टेड विदाउट डिसेबिलिटी और फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, एंड ऑप्शन डी मीजर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सुलिवन इंडेक्स, इस सुलिवन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये कहां पे यूज किया जाता है? सुलिवन इंडेक्स होता क्या है? तो सुलिवन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कोई पर्सन है, वो लाइफ में पूरे जीवन कभी भी अगर बीमार नहीं होता या फिर उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई और डिसेबिलिटी नहीं होती, तो वो कितने साल तक जीवित रहता? एक पर्सन है जो, ठीक है, बिना किसी डिसेबिलिटी के अगर कितने साल तक जीवित रहेगा, ठीक है, उसको मेजर्स करने में, ठीक है, जो इंडेक्स यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सुलिवन इंडेक्स। तो ऑप्शन सी मेजर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एडजस्टेड विदाउट डिसेबिलिटी और फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो किस अगर कोई पर्सन है उसको कभी भी कोई भी किसी तरह की डिसेबिलिटी नहीं होगी तो कितने साल तक जीवित रहेगा, वो एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करने के लिए सुलिवन इंडेक्स यूज किया जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन सी क्लियर है? DALY का जस्ट ये क्या है? उल्टा है, डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर्स, मतलब कि एक व्यक्ति जिसको डिसेबिलिटी होगी तो उसके लाइफ ईयर्स कितने कम हुए हैं। और सुलिवन अगर वो मतलब कि वो व्यक्ति उसको डिसेबिलिटी नहीं होती तो कितने साल तक जीवित रहता है या उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the primary link in the development of a disease? किसी भी बीमारी को होने के लिए, ठीक है, किसी भी बीमारी को होने के लिए, उसमें से यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्राइमरी लिंक है डिजीज के अकर होने में? तो ऑप्शन ए हेल्थ, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी एनवायरमेंट एंड ऑप्शन डी इज एजेंट। तो प्राइमरी लिंक क्या रहेगा? प्राइमरी लिंक आप सबको पता है, तो एपिडेमियोलॉजी ट्रायड के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी ट्रायड पता है ना आपको? क्या है? एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट। ओके, किसी भी डिजीज को अकर होने के लिए ये तीनों चीजें होनी जरूरी है। इन तीनों में से अगर एक भी नहीं होगा तो डिजीज नहीं होगी। बट यहाँ पे भी डिजीज के डेवलपमेंट के लिए, ओके, डिजीज की अगर बात करें डेवलपमेंट के लिए सबसे प्राइमरी लिंक क्या है? तो प्राइमरी लिंक विल बी द एजेंट। ओके, एजेंट वो प्राइमरी लिंक है जिसके कारण से क्या होती है? डिजीज अकर होती है। तो ये प्राइमरी एजेंट रहेगा। ओके, सो ऑप्शन डी एजेंट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। आप सबको पता होगा आइसबर्ग थ्योरी। आइसबर्ग थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो आइसबर्ग थ्योरी में आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं हिमस्खलन कह सकते हैं या बर्फ की चट्टान कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतनी से अगर बात करें तो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये पानी के ऊपर रहता है और रिमेनिंग पोर्शन है पानी के अंदर रहता है। तो ये जो सबमर्ज पोर्शन है, जो पानी के अंदर ये जो पोर्शन रह रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए अनडायग्नोस्ड केसेस, ऑप्शन बी क्लिनिकल केसेस, ऑप्शन सी डेड केसेस एंड ऑप्शन डी ट्रीटमेंट केसेस। तो आप सबको पता होगा जो टाइटैनिक मूवी देखी होगी तो उसमें टाइटैनिक जहाज किससे टकरा के डूबा था? एक आइसबर्ग से। तो आइसबर्ग की अगर बात करें इस थ्योरी के हिसाब से
जो ऊपर वाला पोर्शन है, ओके, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे सवाल में क्या पूछा गया है, यहाँ पे सवाल में पूछा गया जो सबमर्ज्ड है, यानी जो पानी के अंदर जो डूबा हुआ पोर्शन, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये प्रेजेंट करता है किसको, ऐसे केसेस जो कहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, जैसे कुछ बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको बीमारी होती है वो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे क्लिनिकल, ओके, क्लिनिकल केसेस जो हॉस्पिटल तक आते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, जैसे किसी को बुखार आ गया है तो वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, वो किसी नजदीकी मेडिकल स्टोर जाके पीसीएम ले आएगा और खा के ठीक हो जाएगा। तो वहां पे अगर हम बात करें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अनडायग्नोस्ड केसेस, ओके, क्या कहेंगे उनको हम, अनडायग्नोस्ड केसेस। जो सबमर्ज पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं अनडायग्नोस्ड केसेस। तो ये ऐसे केस होते हैं जो हॉस्पिटल तक या हेल्थ सेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। सो ये नीचे वाला पोर्शन होता है, तो ऑप्शन अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, इसका सही जवाब रहेगा। अगर आपसे पूछा जाता है टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो आइसबर्ग का टिप है, अगर आपसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर लिखना होगा क्लिनिकल केसेस। क्लियर है, जो क्लिनिकल केसेस जो अपने को केस हॉस्पिटल के अंदर जो आपको देखने को मिलते हैं, इसके अलावा बहुत सारे केसेस जो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनडायग्नोस्ड केसेस। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, प्रसव के दौरान जो 3 C's होते हैं, ठीक है, वो 3 C's यूज करनी चाहिए जब आप क्या कर रहे हैं, डिलीवरी करवा रहे हैं, होम डिलीवरी करवा रहे हैं। तो वो 3 C's कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन ए क्लीन हैंड, क्लीन इंस्ट्रूमेंट, क्लीन गारमेंट, ऑप्शन बी क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस एंड क्लीन कॉर्ड केयर, ऑप्शन सी क्लीन सरफेस, क्लीन थ्रेड, क्लीन कॉर्ड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। जब आपको पता, जब आप होम डिलीवरी करवाते हैं, ठीक है, होम डिलीवरी की बात करें तो आज के टाइम पर होम डिलीवरी बहुत ही कम होती है। मोस्टली क्या हो रहा है, मोस्टली इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है, यानी कि कोई भी डिलीवरी होगी तो उसको कहाँ पे करवाया जाएगा, कोशिश ये रही कि उसको हॉस्पिटल के अंदर कंडक्ट करवाया जाए। तो अगर हम घर पे भी कोई डिलीवरी कर ऐसी केस आ जाता है तो उस टाइम पे कौन सी बातों का ध्यान रखिए, वो 3 C's कौन से होते हैं, द 3 C's कौन से होंगे, ऑप्शन ए क्लीन हैंड, क्लीन इंस्ट्रूमेंट, क्लीन गारमेंट, ये क्या रहेगा, गलत होगा। क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस एंड क्लीन कॉर्ड केयर विल बी द करेक्ट आंसर। आपको क्या रखना है, हाथ क्या रखने हैं, क्लीन होनी चाहिए, साथ साथ जहां पे जो सरफेस है, जहां पे पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, प्रेग्नेंट मदर लेटी हुई है, तो वो सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वो है कि जो कॉर्ड केयर वो क्लीन आपको करनी है। तो ये 3 C's आपको फॉलो करनी, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लीन कॉर्ड केयर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, जैसे ही उसको पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है तो उसको ANC एंटीनेटल चेकअप के लिए कितनी बार विजिट करनी होगी, ठीक है, WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से कितनी बार विजिट करनी होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए 4 विजिट्स, ठीक है, ऑप्शन बी वंस ए मंथ, ऑप्शन सी वंस इन 2 मंथ, एंड ऑप्शन डी एवरी 2 वीक्स। ओके, ANC के दौरान, एंटीनेटल चेकअप के दौरान टोटल कितनी बार विजिट करनी चाहिए, तो WHO की अगर हम बात करें तो गाइडलाइंस के हिसाब से, पुराने अगर हम बात करें गाइडलाइंस के हिसाब से, तो क्या कितनी रहेगी, 4 विजिट होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी है तो उसी टाइम इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाके क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 विजिट्स ओवरऑल होनी चाहिए, ये पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से। अब अगर बात करें रिसेंटली लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से कितनी है, 8, कितनी, 8 विजिट होनी चाहिए, ओके। सो अगर हम बात करें, अगर 4 विजिट का ऑप्शन में है तो आपको 4 लिखना है, अगर 8 आया तो आपको 8 लिखना है, ओके। ये पूरा डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे जैसे 4 लिखा हो तो आपको 4 आंसर देना है, अगर 8 लिखा हो तो आपको आंसर 8 लिखना होता। क्लियर है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे कॉन्ट्रासेप्शन में हम कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, ओके, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के दौरान, उसके बाद में इमरजेंसी में कॉन्ट्रासेप्शन के लिए क्या यूज करेंगे, तो ऑप्शन ए कंबाइंड OCP, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी डिपो-प्रोवेरा, एंड ऑप्शन डी लियोनेर्जेस्ट्रॉल। क्या यूज करेंगे,
आप सबको अगर बात करें तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर क्या यूज करते हैं, LNG, ओके, लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल यूज किया जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। ठीक है, आप सबने इसके बारे में, टैबलेट के बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा। ठीक है, अनवांटेड 72 आपने टैबलेट के बारे में देखा होगा, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है LNG, लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर यूज किया जाता है LNG, लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल। और भी काफी सारे नाम आते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके की मेडिसिन आती है जिसका यूज किया जाता है। तो आगे हम बात करें तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन द मॉर्निंग आफ्टर पिल्स आर बेस्ट रिकमेंडेड विद इन। ठीक है, पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन के बाद में जो मेडिसिन होती है, ठीक है, पिल्स होती है, उसको कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए 24 आवर्स, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 72 एंड ऑप्शन डी विल बी 5 डेज। जैसा मैंने भी आपको बताया था, अनवांटेड 72, ओके, अनवांटेड 72 कितने टाइम की ड्यूरेशन के अंदर, विद इन 72 आवर्स, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स के विद इन 72 आवर्स के अंदर फॉर पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज की जाती है। विद इन 72 आवर्स लेनी चाहिए, कितने, 3 डेज, 3 दिन के अंतर्गत ये टैबलेट लेनी चाहिए। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट सीकिंग एडवाइस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। एक क्लाइंट आता है आपके पास में और उसको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जानकारी चाहिए होती है, नर्स को पूछता है, ठीक है, जो आईयूडी के बारे में। तो नर्स एक्सप्लेन करती है द आईयूडी प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन। तो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, आप सबको पता होगा आईयूडी, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। कभी कभी पूछा ना जाता है आईयूडी का पूरा नाम क्या है, तो आईयूडी का पूरा नाम है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। अब इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस की अगर बात करो, 3 जनरेशन होती है। कौन सी होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। 3 जनरेशन अलग अलग होती है। अब फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, उसके अंदर क्या आता है, लिपेज लूप, ओके, लिपेज लूप। उसके बाद में सेकंड जनरेशन के अंदर कॉपर, और थर्ड जनरेशन के अंदर हार्मोनल बेस्ड डिवाइसेस आता है। ओके, तो अगर हम बात करें सबसे बेस्ट जो हार्मोनल डिवाइस है या फिर आईओडी है, वो कौन सा है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको साथ में बता दूं, कॉपर 380A, ओके, कॉपर 380A विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, कॉपर 380A का यूज किया जाता है। और अगर हम साथ में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइम तक इफेक्टिव रहता है, ये 10 ईयर्स तक इफेक्टिव रहता है। ओके, कितने साल तक, 10 साल तक ये इफेक्टिव रहता है एक बार लगाने के बाद में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक पेशेंट है, वो आईयूडी के बारे में पूछ रहा है कि इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस जो आप यूज कर रहे हैं, ये कैसे यूज होता है, इसका इफेक्ट कैसे आता है। तो क्लाइंट इसके बारे में एडवाइस लेता है, तो नर्स क्या जवाब देगी, ऑप्शन ए ब्लॉकिंग द सर्वाइकल ओएस, ओके, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द मोबिलिटी ऑफ द यूट्रस, ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द fallopian ट्यूब, एंड ऑप्शन डी सेटिंग अप ए नॉन स्पेसिफिक इंफ्लेमेटरी सेल रिएक्शन इन द एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे अगर बात की, जो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस होते हैं, ओके, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस वो क्या काम करता है, वो जो एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या करता है, वो नॉन स्पेसिफिक इंफ्लामेटरी रिएक्शन क्या करता है, शुरू करता है, नॉन इंफ्लामेटरी रिएक्शन शुरू करता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस इन्फेक्शन, ओके, इन्फेक्शन की आपने बात करें तो इन्फेक्शन आपने अलग अलग पढ़ा होगा। क्रॉस इन्फेक्शन कैन अकर थ्रू द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि क्रॉस इन्फेक्शन कैसे होता है। क्रॉस इन्फेक्शन की अगर बात करें तो क्रॉस इन्फेक्शन होने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बट यहाँ पे जो आपसे सवाल पूछा गया कि ऐसा कौन सा तरीका जिसके द्वारा क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ओके, सो कौन सा है क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होने का, फॉर्मिट्स के थ्रू, ऑटोक्लेविंग के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक्स के थ्रू, या इंसेक्ट्स के थ्रू, इनमें से किसके थ्रू नहीं हो सकता है। तो सबसे अगर हम बात करें तो जो फॉर्मिट्स होते हैं, फॉर्मिट्स क्या होते हैं, फॉर्मिट्स की अगर हम बात करें, जो बच्चे खिलौने वगैरह होते हैं ये खाते हैं, तो इससे क्या होता है, कंटामिनेशन हो जाता है, तो इन्फेक्शन फैलता है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिट्स कहते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें
कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक है, इसके थ्रू भी होता है, इंसेक्ट के थ्रू भी होता है। बट जो ऑटोक्लेविंग, ओके, ऑटोक्लेविंग पता है ना आप सबको, ऑटोक्लेविंग जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं तो आपको एक कुकर जो होता है, ठीक है, प्रेशर कुकर के जैसा एक ऑटोक्लेव होता है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, एक प्रेशर चेक करने के लिए मशीन लगी होती है, टेम्परेचर चेक करने के लिए मशीन लगी होती है। तो वो क्या होता है, वो ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव किस लिए यूज किया जाता है, ऑटोक्लेव यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। किसके लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो कोई भी अगर गॉज है या कुछ भी अगर आप आर्टिकल है स्टेलाइज करते हैं ऑटोक्लेव से, तो उसके बाद में क्या होता है, उसके थ्रू कोई क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होता। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा, ऑप्शन बी उसका सही जवाब रहेगा। ओके, अब यहां पे अगर हम बात करें, अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना रहेगा, तो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर रहेगा 121 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 121 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रखा जाना चाहिए। इतना टेम्परेचर होना वहां का उसका जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल ये रहा, अगर हम बात, नया क्वेश्चन है, एक अच्छा सवाल है कि द नंबर ऑफ डेथ्स, द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू ए पर्टिकुलर कॉज, किसी पर्टिकुलर कॉज के कारण जो मृत्यु हो रही है, ठीक है, पर 100/1000 टोटल डेथ्स इज नोन एज, कि किसी विशेष कारण से हुई कुल मृत्यु में से प्रति 100 या 1000 मृत्यु होने वाली मृत्यु को क्या कहा जाता है। कि यहाँ पे अगर बात करें तो जो टोटल डेथ हो रही है उसमें से कुछ पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज से अगर डेथ हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, क्रूड डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, केस फर्टिलिटी रेट एंड प्रोपोर्शनल मॉर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पर्टिकुलर अगर हम बात करें किसी एक डिजीज से कितने लोगों की डेथ हो रही है, और साथ साथ उसका कितना, अगर हम बात करें 100 या फिर 1000 के ऊपर पर्टिकुलर कॉज फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इस यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं प्रोपोर्शनल। ओके, प्रोपोर्शनल मृत्यु दर, कि उस डिजीज की अगर बात करें कि उस डिजीज से कितने लोग डेथ है, फॉर एग्जांपल 100 है और टोटल कितने थे, 1000 थे, तो 100/1000, तो प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन आपको अगर बात करें कि जैसे ये 100% है, उसका कुछ प्रोपोर्शन उस डिजीज से पर्टिकुलरली शो किया जा सकता है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन मोर्टेलिटी रेट। ओके, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, कि पर्टिकुलर टोटल अगर डेथ हुई है तो पर्टिकुलर यहाँ पे कितने प्रोपोर्शन है। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। क्लियर, चलिए, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर बात करें तो यहाँ पे मैं आपको साथ में बता दूं कि क्रूड डेथ रेट क्या होता है। क्रूड डेथ रेट का मतलब ओवरऑल डेथ रेट, किसी भी कारण से पर्सन की अगर डेथ हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रूड डेथ रेट कहेंगे। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी जेंडर का हो, उसको हम क्रूड डेथ रेट कहेंगे। इसके साथ में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि पर्टिकुलर किसी एक एज के लिए, कि जैसे कोई 5 साल की एज के कितने लोगों की डेथ हो रही है, या फिर 15 साल या 21 साल, या पर्टिकुलर कोई आपको रेंज पूछी जा सकती है कि 15 से लेकर 21 साल, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एज स्पेसिफिक डेथ रेट। ओके, एज स्पेसिफिक डेथ रेट। और केस फर्टिलिटी का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर केस से कितने लोगों की डेथ हो रही है। ओके, उसको हम केस फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है कि कुल मृत्यु में से कुछ प्रोपोर्शन, ठीक है, कुछ अनुपात, कुछ रेशियो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया के अंदर पहली जनगणना कब हुई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है। इंडिया के अंदर पहली बार जो जनगणना, अभी इंडिया में जनगणना आपको सबको पता होगा कि मई 2026 से, ठीक है, भारत के अंदर जनगणना शुरू हो चुकी है। जो 2020 की अगर बात करें, 2020 में या 21 में होनी थी, बट कोरोना के कारण नहीं हो पाई, तो उसको अब शुरू किया गया है मई 2026 से। ओके, तो भारत के अंदर जो सबसे पहली जनगणना है वो कब हुई थी। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है 1871, 1881, 1890 और 1910। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है 1871, 1881,
ओके 1890 और 1910। तो पहली जो जनसंख्या गणना हुई थी भारत के अंदर वो कब हुई थी? तो यहाँ पे बच्चों आपको दो ऑप्शन काफी जगह देखने को मिलेंगे, एक है 1871 और एक है 1881। तो यहाँ पे आप गलती ये मत करना, क्योंकि यहाँ पे किसी किसी जगह आपको 1881 भी लगेगा, ठीक है क्या 1881, बट राइट ऑप्शन क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा 1871। अभी 1871 क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर जब फर्स्ट टाइम पे जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, तो वो सिंक्रोनस मैनर में नहीं थी, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में हुई थी, मतलब किसी जगह हुई थी किसी जगह नहीं हुई थी। तो ऐसा ओवरऑल एक फिक्स जनगणना नहीं हुई थी। तो वो सबसे पहली अनऑफिशियली जनगणना थी 1871 के अंदर, 1871 72 ये सबसे पहला है। उसके बाद में सिंक्रोनस मतलब ओके प्रॉपर तरीके से जो जनगणना हुई थी, ओके वो कब हुई थी? 1881 के अंदर, ओके 1881 के अंदर। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर जो जनगणना हुई थी वो सिंक्रोनस मैनर के अंदर कब हुई थी, तो वो हुई थी 1881 के अंदर। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, तो 1871। स्पेसिफिक जो क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन है उसी के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है सिंक्रोनस से रिलेटेड, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1871। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पुटम, ओके स्पुटम की अगर बात करें तो स्पुटम का जब कलेक्शन करने के बाद उसको डिस्पोज करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? विच इज द बेस्ट मेथड यूज फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्पुटम? तो ऑप्शन ए फ्यूमिगेशन, ऑप्शन बी बर्निंग, ऑप्शन सी यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड ऑप्शन डी विल बी द यूज ऑफ फिनॉल। तो स्पुटम के लिए, स्पुटम को अगर हम बात करें तो उसको डिस्पोज करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड रहता है बर्निंग। ओके क्या रहता है? जलाना, बर्निंग सबसे बेस्ट मेथड रहता है। ओके बर्निंग सबसे बेस्ट मेथड होता है जो स्पुटम का कलेक्शन करने के बाद है उसको डिस्पोज करना होता है। ओके सो ऑप्शन बी जलाना या फिर बर्निंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम? यहाँ पे अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम्स के नाम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो हेल्थ प्रोग्राम नहीं है? तो आपको पता होगा इंडिया के अंदर बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स के नाम है, तो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो हेल्थ प्रोग्राम नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है जापानीज एनसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, गिनिया वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम, कैल्शियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो अलग अलग प्रोग्राम्स के नाम बताए गए, तो इनमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के द्वारा फिर वो ऐसा कोई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है ही नहीं? तो यहाँ पे पहला हम बात करें जापानीज एनसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है जो लॉन्च हुआ था 1978 के अंदर। ओके कब लॉन्च हुआ था? 1978 के अंदर जो जापानीज एनसेफेलाइटिस है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उसके बाद में इसको 2003-4 के अंदर NVBDCP नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया था। उसके बाद अगला अगर बात करें गिनिया वर्म एरेडिकेशन प्रोग्राम, गिनिया वर्म एरेडिकेशन प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था 1983-84 के अंदर। ओके जो गिनिया वर्म रिलेटेड अगर बात करें डिजीज है तो उसको एरेडिकेट करने के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP कब लॉन्च किया गया था? UIP 1985। ओके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ओके UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985। अब इससे पहले अगर बात कुछ और सवाल पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके इससे पहले जो ये प्रोग्राम था इसका नाम क्या था? EPI, ओके एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो 1978 के अंदर लॉन्च किया था। तो 1985 के अंदर इसका नाम क्या कर दिया गया? UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बट यहाँ पे एक प्रोग्राम है कैल्शियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम, इस नाम का कोई भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा सही आंसर? इस नाम का कोई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IMNCI, okay according to IMNCA the danger sign for a sick child from 2 months to 5 years,
IMNCI के अनुसार, ओके, इंटीग्रेटेड मैनेजर न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, इसके अनुसार कोई बच्चा जिसकी उम्र 2 महीने से लेकर 5 साल तक का है, तो उसमें डेंजर साइंस यानी खतरे के लक्षण कौन कौन से होंगे? तो ऑप्शन ए कन्वर्जन, लिथार्जी, अनकॉन्शियसनेस, इनएबिलिटी टू ड्रिंक, ब्रेस्ट फीड एंड ईयर प्रॉब्लम। ओके, ऑप्शन बी कन्वर्जन, लिथार्जी, फीवर एंड डायरिया। ऑप्शन सी लिथार्जी, अनकॉन्शियसनेस, इनएबिलिटी टू ड्रिंक, ब्रेस्ट फीड, ईयर प्रॉब्लम एंड माल न्यूट्रिशन। ऑप्शन डी कन्वर्जन, लिथार्जी, अनकॉन्शियसनेस, इनएबिलिटी टू ड्रिंक, ब्रेस्ट फीड एंड वॉमिटिंग, एवरीथिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कन्वर्जन तो सब में कॉमन है ही है, ओके, कन्वर्जन है, बट इसके साथ में क्या है, बच्चे की क्या अगर बात करें लिथार्जी, अनकॉन्शियसनेस है और साथ साथ कुछ भी खा पी नहीं रहा है, कुछ भी खाता तो क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ये सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजर साइन है अकॉर्डिंग टू IMNCI फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम 2 months to 5 years। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जो बच्चे RRB नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज के लिए रिक्वायरमेंट, तो हमने हमारे पास टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बच्चों। तो टेस्ट सीरीज की बात करें आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल 25 मॉडल पेपर जिसके तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, साथ साथ में आपको 10 RRB के ओल्ड पेपर मिलेंगे जिसकी जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश बाईलिंगुअल होगी, और ये आपको मिलेगा ओनली 599 के अंदर। अपार्ट फ्रॉम इट जो बच्चे कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं RRB नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, तो उनको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, MCQ बेस्ड प्रिपरेशन, PYQ, और पूरा कोर्स आपको मिलेगा जिसका प्राइस रहेगी ओनली 4999 और इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ की। ओके, सो यहाँ पे बच्चों हमने आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था, बहुत ही अच्छे, और कुछ इजी क्वेश्चंस थे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, तो हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर किया। आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए, तो समझ में आए होंगे। इसी तरीके की और भी क्लासेस आगे हम पढ़ते रहेंगे और भी आगे क्वेश्चंस कवर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।